हेलो एंड वेलकम टू एआर एकेडमी। एक मतलब फिर से आप सबका स्वागत है इस एआर एकेडमी के मंच पे। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे और यही उम्मीद करता हूँ कि अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आप ज़रूर करेंगे। आज का ये लेक्चर पॉलिटी का हम स्टार्ट करेंगे और पॉलिटी को बिल्कुल हम शुरुआत से पढ़ेंगे। आज का लेक्चर जिसमें आप देखेंगे पॉलिटी के ये जो चैप्टर 1 है उसके क्वेश्चंस हम डील करेंगे और ये क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, तो इनसे हमें आसानी होगी ये भी परखने में कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये JKSSB का जो JKPSI एग्ज़ाम है जो अभी 1 या 2 महीने में होने वाला है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जो MCQs की प्रैक्टिस है वो भी हो जाएगी, उसके साथ साथ जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनके पीछे जो चीज़ें याद रखने के लिए हैं वो सब भी आपको यहाँ पे रिवाइज़ की जाएंगी। तो आई होप कि आपको ये पसंद आए और आप इसको लाइक करेंगे। स्टार्ट करते हैं फटाफट से और शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। इस लेक्चर को आप ज़रूर लाइक करें और अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको इसकी PDF चाहिए लेक्चर की तो PDF के लिए आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं या फिर आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं या जो कॉन्टैक्ट नंबर दें इस पर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का ये लेक्चर और स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे यहाँ है, आप इसको पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ एनी कंट्री विच सेट्स आउट द फ्रेमवर्क एंड द प्रिंसिपल फंक्शंस ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, मे भी किसी को ये बहुत बेसिक लगे, लेकिन ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पूछे जा चुके हैं क्योंकि ये पहला यूनिट है पॉलिटी का, ये उतना टफ नहीं है। अगर आपको कुछ चीज़ें दी जाए याद रखने के लिए तो फटाफट से हो जाता है, लेकिन हम चूँकि पहले स्टार्ट कर रहे हैं तो दिस विल बी अ लिटिल बिट ईजियर ये वाला सेशन। लेकिन आप कोशिश करिए सारा सेशन देखने के लिए, क्योंकि जो बाकी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें जो बतानी है मुझे वो आप ज़रूर नोट करके रखिए। कौन सा ऐसा फंडामेंटल लॉ ऑफ एनी कंट्री है, कौन सा ऐसा लॉ होता है जो क्या करता है, जो एक फ्रेमवर्क देता है और प्रिंसिपल सेट करता है एक गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, या ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट जो होते हैं उनके लिए एक फ्रेमवर्क सेट करता है। ये आपको पता है। इसका जो ऑप्शंस हैं वो आप देख रहे हैं, कस्टम्स हैं, इंटरनेशनल लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर ऑर्डिनेंस है। ये आपको पता होगा कि जब भी हम बात करेंगे ऐसे किसी फंडामेंटल लॉ ऑफ अ कंट्री जिसने कोई फ्रेमवर्क सेट किया है गवर्नमेंट के लिए, उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। इसका राइट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर C। ओके, आपको पता है जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है दिस इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, यानी कि जिस भी कंट्री का ये होता है उस कंट्री का ये सुप्रीम लॉ होता है, यानी कि इससे बढ़ के कुछ भी नहीं होता। जैसे हमारे इंडिया में है सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, इसको कहते हैं सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। तो ये आपको याद रखना है। दूसरी बात यहाँ पे आई थी ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट आपको पता होनी चाहिए, स्पेशली इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में हमारी कौन सी टाइप ऑफ गवर्नमेंट है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और यहाँ पे जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के वो अलग अलग से काम करते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर, है ना। और उन ऑर्गन्स में आपको पता होना चाहिए जो हमारे एग्जीक्यूटिव हैं वो अलग हैं, जो हमारी जुडिशरी हैं वो अलग हैं और जो हमारा लेजिस्लेटिव पार्ट है वो अलग है। ठीक है, तो ये सब अलग है। ठीक, इनको हम बोलते हैं ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। इसके बाद आपको पता है कस्टम्स क्या होते हैं? कस्टम्स होते हैं ऐसी रिवायात जो हम काफ़ी टाइम से करते हुए आ रहे हैं, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस इनको हम बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं इंटरनेशनल लॉ की बात करूं तो ये नेशंस के दरमियान जो है लिमिट सेट करता है। तो ये दिस इज़ नॉट अबाउट ए पर्टिकुलर कंट्री, ये बल्कि नेशंस के दरमियान जो होता है रेगुलेट करता है उनके रिलेशंस, है ना। ठीक है, और ऑर्डिनेंस की बात करूं तो ये आपको पता है ऑर्डिनेंस जो है ये एक टेम्प्रेरी लॉ इसको हम बोलते हैं। टेम्प्रेरी तौर पे एक लॉ बनाया जाता है, स्पेशली जब जो हमारा पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है तब जाके ऑर्डिनेंसेस या तो आपका गवर्नर भी बना सकता है। और ऑर्डिनेंस कौन बना सकता है, कौन दे सकता है ऑर्डिनेंस? ऑर्डिनेंस आपका आर्टिकल नंबर 1, 2, 3 के तहत जो है प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस निकालता है। ठीक है, 1, 2, 3 आर्टिकल प्रेसिडेंट भी ऑर्डिनेंसेस निकाल देता है और 2, 1, 3 आर्टिकल जो है एग्जैक्टली 90 अबाउट दिस ये आपका
गवर्नर का ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर डिस्कस करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और स्पेशली ऑर्डिनेंस को लेके भी, और ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन का तो आपको डेफिनेशन याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, which among the following personalities was appointed as the legal advisor of the Constituent Assembly that drafted the document of the Constitution? ये भी पूछा जा चुका है और रिसेंटली पूछा जा चुका है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी पर्सनालिटी है जो लीगल एडवाइज़र के तौर पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसमें वो लीगल एडवाइज़र थे। क्या थे? लीगल एडवाइज़र। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है, और ये लीगल एडवाइज़र जो है इसका राइट आंसर दिस वुड बी BN राव, है ना। बैनिकल नारसिंह राव इनका पूरा नाम था, और इनको लीगल एडवाइज़र के तौर पे ये काम दिया गया था। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे एक और पॉइंट में बताता चलूँ, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे BN राव, इन्होंने ही पहली ड्राफ्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन की बनाई थी। ठीक है, 1947 में इन्होंने ही पहली ड्राफ्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन की बनाई थी। ठीक, HVR अयंगर कौन थे? ये सेक्रेटरी थे। क्या थे? सेक्रेटरी थे। ये इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो ये ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी उसके ये सेक्रेटरी थे। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सेक्रेटरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ये ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो सेक्रेटरी कौन थे? HVR अयंगर। BR अम्बेडकर को तो आपको पता ही है, ये क्या थे? चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी थे। क्या थे? चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, ये आपको याद रखना, चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ये थे। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं SN मुखर्जी की, तो ये चीफ ड्राफ्ट्समैन थे। कौन थे? यानी कि चीफ ड्राफ्ट्समैन। ठीक है, ये भी पॉइंट्स आपको याद रखने, क्योंकि इन पे पूछे जा चुके हैं सवाल। ड्राफ्ट्समैन, चीफ ड्राफ्ट्समैन SN मुखर्जी, ये आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और BR अम्बेडकर को तो पता ही है, ही वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। इसी को हम फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। BR अम्बेडकर साहब को ही फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Which of the following words was not a part of the original preamble of the Indian Constitution? इनमें से कौन सा वर्ड ऐसा है जो कि नॉट मतलब पहले नहीं था पार्ट। ठीक है, ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसका पार्ट वो नहीं था। ठीक है, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सेक्युलर और सॉवरेन, ये कुछ वर्ड्स आपको दिए गए हैं, तो ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नहीं था। आपको पता है ओरिजिनली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें क्या लिखा गया था? जो प्रीएम्बल में लिखा गया था वो उसने डिस्क्राइब किया था इंडिया को एज सॉवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ठीक है, ओनली सॉवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। तो यहाँ पे सेक्युलर नहीं था। ठीक है, सेक्युलर ओरिजिनली नहीं था, सेक्युलर को ऐड किया गया बाद में। कब ऐड किया गया इसको? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुई थी, याद होगा आपको। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जब हुई तब इसको ऐड किया गया 1976 में, सेक्युलर को। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने आपको बताया पहले ही कि सॉवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक था इंडिया का पहले कॉन्स्टिट्यूशन जब 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था। और एक और बात, सोशलिस्ट भी ऐड किया गया था यहाँ पे, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, सोशलिस्ट भी ऐड किया गया था, 19 सोशलिस्ट। और इसके साथ साथ किया गया था ऐड वर्ड इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी भी पहले नहीं था। ठीक है, SSI, ये 3 वर्ड्स आप याद रखेंगे। सॉवरेन, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी जो है ये 1976 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 42nd के तहत ऐड किए गए थे। ये चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप मुझे तब तक ये बताएंगे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको इन्फोर्स कब किया गया था, या फिर आप मुझे पहले बताएं इसको अडॉप्ट कब किया गया था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट, जो अडॉप्शन डेट है वो कौन सी है कॉन्स्टिट्यूशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल आइडियल्स इज मैंशनड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कौन से इनमें से नोबल आइडियल्स जो है मैंशनड हैं? लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, सिविल पॉलिटिकल, वर्शिप, बिलीफ, बिल्कुल नहीं है ये वाला। सेकेंड, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ,
थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ वर्शिप, ठीक। लिबर्टी ऑफ बिलीफ फिजिकल पर्सनल ये नहीं है, लिबर्टी ऑफ अपॉर्चुनिटी ये नहीं, ये इकोनॉमिक वगैरह ये लिबर्टी में नहीं आता, ये जस्टिस में आता है, ठीक है। ये भी नहीं है, तो ओनली दिस इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप। अब आप इस चीज़ को याद कैसे रखेंगे, ये पूछा जाता है कई बार। तो लिबर्टी ऑफ व्हाट, थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप, ठीक है। देखिए जब भी हमें सोचते हैं ना इस बारे में, तो आपको याद क्या रखना है, पहले थॉट आता है। क्या आता है, थॉट। थॉट जब आया तो उसको आप एक्सप्रेस करेंगे, जब एक्सप्रेस करेंगे तो उस पर फिर आपको यकीन आने लगेगा। बिलीव करेंगे, बिलीव करेंगे तो उस पर आपका जो यकीन है वो बढ़ जाएगा, फेथ जो है वो उस पर बढ़ जाता है, और उसके बाद ही आप उसकी वर्शिप करते हो, ठीक है। फेथ एंड वर्शिप, ठीक है, वर्शिप लास्ट में आएगा, ठीक है। तो थॉट एक्सप्रेशन, उसको एक्सप्रेस किया, उस पर बिलीव करने लगे, फिर उस पर फेथ बढ़ गया, फेथ बढ़ गया तो आप क्या करेंगे, फिर वर्शिप करेंगे। ये डब्ल्यू नहीं है यहाँ पे, थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन सी हैं जो पॉलिटिकल फिलोसफी नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। एज यू कैन सी दिस क्वेश्चन हैज़ ऑल्सो बीन आस्क्ड सेवरल टाइम्स। तो आप जल्दी से इसका आंसर कीजिए। सेंसिटिव फॉर द हिस्टोरिकली डिसएडवेंटेजेस ग्रुप्स, ये तो है ना, सेंसिटिव हैं क्योंकि हिस्टोरिकली जो डिसएडवेंटेज ग्रुप्स हैं उनके लिए बहुत सारी स्कीम्स लाई गई, उनके लिए क्या जो आप देखते हैं रिजर्वेशन क्राइटेरिया वगैरह वो सब तो उन्हीं के लिए है ना, तो ये तो वहाँ पे हैं। ओपन टू कम्युनिटी वैल्यूज़, वैल्यूज़ के लिए ओपन भी हैं, ये भी है यहाँ पे फिलॉसफी अगर हम देखेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। सेंसिटिव टू द नीड्स ऑफ द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, जी हाँ इनके लिए भी ये सेंसिटिव है क्योंकि ऑलरेडी हम देख चुके हैं क्या आर्टिकल, अगर रिलीजन की बात करेंगे तो आर्टिकल 25 से लेके 28 तक जो है वो तो इसी को डील कर रहा है ना, रिलीजियस पर्सपेक्टिव्स को। और माइनॉरिटीज़ की बात करेंगे तो आर्टिकल 29, 30 वो माइनॉरिटीज़ के लिए हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं, तो बचा क्या, डी पार्ट जो नहीं है। नॉन कमिटल टू बिल्डिंग ए कॉमन नेशनल आइडेंटिटी, नॉन कमिटल ये गलत है, हालांकि कमिटेड है, कमिटेड है इस चीज़ पे कि हम बिल्ड करेंगे एक नेशनल आइडेंटिटी, कॉमन नेशनल आइडेंटिटी, ठीक है। इसलिए तो वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है ना, इसीलिए तो वन नेशन वन क्या था वो, वन नेशन वन राशन की बात हो रही है ना। कॉमन आइडेंटिटी डेवलप करने की जो कमिटमेंट है वो तो आपको दिख जाएगी ना। ये आपको चीज़ें जो हैं ये आप करंट अफेयर से भी निकाल सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा ध्यान में होगा। तो दिस इज़ समथिंग जो नहीं है, तो ये पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पॉलिटिकल फिलॉसफी, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज़ नॉट मैंशनड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे, पहले क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देंगे, उसके बाद ही हम ऑप्शंस को देखेंगे, ठीक। तो ऑप्शंस क्या है हमारे, सेक्युलर रिपब्लिक, फेडरलिज्म एंड सोशलिस्ट, ठीक है। सेक्युलर रिपब्लिक आपको मैंने अभी बताया, सोशलिस्ट और सेक्युलर ये कब ऐड किए गए थे, 1976 में। कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी, अमेंडमेंट नंबर 42, ठीक है। तो ये आपको पता है, ये भी है, ये भी है। रिपब्लिक तो ओरिजिनली ये था, है ना, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में हमने अडॉप्ट किया था उसमें जो रिपब्लिक ऑलरेडी था, ठीक है। तो रिपब्लिक भी है। बचा क्या आपका, फेडरलिज्म। फेडरलिज्म एज सच मेंशन नहीं है, हालांकि हम बोलते हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज़ कॉजी फेडरल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको फेडरल नहीं बोलते बल्कि कॉजी फेडरल बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसका क्या मतलब है फेडरलिज्म का, जब आप की जो सरकार है वो पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, जो ये सेंटर है वो पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है इसके बाकी स्टेट्स में भी। जैसे हमारी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है इंडिया में सेंटर में अलग से गवर्नमेंट चलती है और स्टेट्स में उनके अपनी अपनी गवर्नमेंट्स अलग से चलती है। इसी तरह से फिर स्टेट्स जब डिसेंट्रलाइज करती हैं अपने पावर्स, किनको, पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ को भी देती हैं कुछ कुछ पावर्स, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फेडरलिज्म है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि एज सच फेडरलिज्म का मेंशन नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल है, उसको हम क्वाजी फेडरल बोलते हैं। जो हमारी टाइप ऑफ गवर्नमेंट है यहाँ पे वो है क्वाजी फेडरल
ये चीज़ आपको याद रखना है। फेडरलिज्म की सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको मिलेगी कहाँ, यूएसए में, ठीक है। यूएसए में क्या है, फेडरलिज्म की सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जो वहाँ पे टाइप ऑफ गवर्नमेंट है और सिस्टम है, उसमें तो आपको पता है स्टेट्स का उनका अलग सिस्टम रहता है गवर्नमेंट का, और सेंटर का अलग रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। लेट्स नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following personalities was the chief draftsman of the Constituent Assembly that drafted the document of the Constitution? देखिए फिर से क्वेश्चन आ चुका है, तो मैंने आपको ये पहले ही क्वेश्चन में क्लियर कर दिया था कि चीफ ड्राफ्ट्समैन कौन था, ठीक है। जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चीफ ड्राफ्ट्समैन कौन थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में और भी कुछ बातें जो आपको याद रखनी है। एक तो ये कि इसमें टोटल 7 मेंबर्स थे। इनका चेयरमैन, इनके जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी वैसे बताया, B.R. अम्बेडकर। इनके जो सेक्रेटरी थे वो कौन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के सेक्रेटरी, मैंने आपको पहले ही बताया था, H.V.R. अयंगर साहब थे। और ये H.V.R. अयंगर साहब बाद में जाके RBI के गवर्नर भी बनते हैं, ये भी बात याद रखना, ठीक है। कभी कभी मैं भी ये भी पूछ ले कि इनमें से कौन RBI का गवर्नर बाद में बना, तो RBI का गवर्नर भी ये बन जाते हैं, ओके। S.N. मुखर्जी जी थे, ये क्या थे, चीफ ड्राफ्ट्समैन। मैंने आपको पहले ही बोला था ये क्या थे, चीफ ड्राफ्ट्समैन, यानी कि यहाँ पे क्या पूछा रहा है, चीफ ड्राफ्ट्समैन ही तो पूछ रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। S.N. मुखर्जी क्या थे, चीफ ड्राफ्ट्समैन थे। अब K.M. मुंशी जो थे ये भी इनके मेंबर थे। ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने क्या बोलते हैं इसको, ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई थी, उसका मेंबर ये भी थे, ठीक है। वसंत कृष्ण वेदिया कौन थे, वसंत कृष्ण वेदिया वो पर्सन थे जिन्होंने पहली बार जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना उसको हिंदी में लिखा था। किस में, हिंदी में इन्होंने लिखा था। अगर हिंदी में इन्होंने लिखा था तो इंग्लिश में किसने लिखा था, ज़रा मुझे आप कोई बताएंगे, कमेंट में बताएंगे। हिंदी में अगर वसंत कृष्ण वेदिया ने लिखा था तो इंग्लिश में किसने लिखा था, इंग्लिश कैलीग्राफर कौन थे, उनका नाम क्या था, वो भी आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिए। और उनका नाम PBN लिखूँगा मैं फ़िलहाल, PBN रायज़ादा होते हैं, ठीक है। उनका नाम यहाँ से होता है, तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए क्या नाम है, ये पूरा नाम PBN रायज़ादा। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू अ लार्ज एक्सटेंट डिराइव्ड फ्रॉम द एक्ट ऑफ। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है अभी प्रेजेंटली, उसका जो स्ट्रक्चरल पार्ट है जिसमें जो है कहाँ से डिराइव किया गया है ना, टू अ लार्ज एक्सटेंट, यानी कि उसका जो मेन पार्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डिराइव किया गया एक एक्ट से। वो कौन सा एक्ट है ये आपको पूछ रहा है। 1909 एक्ट, 1935, 1947, 1919, ठीक है। 1909 एक्ट को क्या बोलते हैं, मोर्लेमेंटो रिफॉर्म्स, ठीक है। ये 1909 एक्ट किस लिए फेमस है, ज़रा आप मुझे कमेंट में बता दीजिए। और ये जो है 1935 का एक्ट है, ये आपको याद रखना है। 1935 के एक्ट से हमने जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है मैक्सिमम हमने वहाँ से ही ये लिया है, ठीक है। हालांकि बहुत सारी कंट्रीज से हमने बहुत सारे फीचर जो हैं बोरो किए हैं, आपको पता है वो सब। बहुत सारे फीचर्स, जैसे कि आपको पता है हमने जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है हमारी यहाँ पे, वो कौन सी कंट्री से बोरो किया है, ब्रिटिश से, जो यहाँ पे राज करते थे हमें, है ना, ये आपको पता होगी। और इसी तरह से जो है ये 1935 एक्ट जो आया था, इस से हमने काफ़ी ज़्यादा जो स्ट्रक्चरल पार्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो लिया हुआ है। 1935 के एक्ट को ही क्या कहा था जवाहरलाल नेहरू ने, इन्होंने कहा था दिस इज़ अ चार्टर ऑफ स्लेवरी। क्या कहा था, 1935 के एक्ट को कहा था ये एक चार्टर है स्लेवरी का, चार्टर ऑफ स्लेवरी, ठीक। इन्होंने एक और टर्म भी, एक और सेंटेंस भी कहा था इस पर, वो कहा था ये कि ये एक ऐसी मशीन है जिसमें ब्रेक्स हैं लेकिन इंजन नहीं है, ठीक है। दिस इज़ अ मशीन विद ब्रेक्स विदाउट इंजन, ठीक है। 1935 के एक्ट को कहा था किसने, जवाहरलाल नेहरू साहब ने। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। 1909 का एक्ट है, ये फेमस है किस लिए, क्योंकि यहाँ से ही शुरुआत होती है हिंदू मुस्लिम को अलग अलग करने की इंडियन हिस्ट्री में। तो इसको हम बोलते हैं कम्युनलिज्म, यहाँ से ही स्टार्ट हुआ, ठीक है, कम्यूनल इलेक्टोरेट्स।
ठीक है। कम्युनल इलेक्टोरेट यहाँ पे लाया गया था मुसलमानों के लिए अलग से। तो ये आपको याद रखना है 1909 के बारे में। 1919 में क्या हुआ था, 1919 में ये जो एक्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, 1919 एक्ट मोंटेगो चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। ठीक है, मोंटेगो चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में ही साइमन कमीशन के लिए रखा गया था एक प्रावधान, और उस के चलते फिर 1927 में साइमन कमीशन आया था। हालांकि 10 साल के बाद रखा गया था इसका ये तो लेकिन हालांकि इसको तो बोलते थे स्टैट्यूटरी कमीशन, तो ये 10 साल के बाद आने वाला था, लेकिन आया था ये बहुत जल्दी और इसकी वजह से भी बहुत गड़बड़ हुई फिर। और साइमन कमीशन की डिटेल्स आपको हिस्ट्री में मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन ये चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत है कि 1919 का जो ये एक्ट है इसको बोलते हैं मोंटेगो चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। क्या बोलते हैं, मोंटेगो चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। ठीक, इसको बोलते हैं मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म्स। ओके, ये है एक्ट ऑफ इंडिपेंडेंस 1947 का। ठीक है, नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड बाई द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इन द ईयर। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो कब अडॉप्ट किया गया था, ये आपको बोलना है। कॉन्स्टिट्यूंट ये अडॉप्ट कब किया गया था, 1949 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर को हम बनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे भी, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट, द सेरेमनी दैट मार्क्स द एंड ऑफ द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। कौन सी ऐसी सेरेमनी है जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन को एंड करती हैं। ठीक है, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन हम मनाते हैं 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं, अभी आने वाला है 2-3 दिनों में। तो यहाँ पे सेलिब्रेशन स्टार्ट होती है, फिर अगले दिन जब ख़त्म होने को होती हैं तो लास्ट पे क्या किया जाता है इनमें से, द बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी, द फ्लाई पास्ट बाय द इंडियन एयरफोर्स, इंडियन एयर फॉर फाइटर एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट, एट होम सेरेमनी एट राष्ट्रपति भवन, द होमेज सेरेमनी एट नेशनल वॉर मेमोरियल। इनमें से क्या किया जाता है लास्ट में जिससे ये ख़त्म हो जाता है। ये क्वेश्चन भी CGL में भी पूछा जा चुका है, तो ये क्वेश्चन भी आने के चांसेस हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ द बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती है, इसी से ख़त्म होता है आपका जो हम बोलते हैं सेलिब्रेशंस ऑफ द 26 जैन, यानी कि रिपब्लिक डे की सेलिब्रेशंस यहाँ पे ख़त्म हो जाती हैं बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी से। ठीक है, तो ये इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कुछ नहीं है, अगले सेशन में आपको फिर से देखेंगे। ये था आज का पहला लेक्चर इस JKP जो हमारा एग्ज़ाम आने वाला है SI का, और आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर PDF चाहिए तो ज़रूर मुझे आप कमेंट में बता दीजिए या फिर मुझे मैसेज भी कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले लेक्चर में मैं मिलूँगा आपको कल। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि पहले चैप्टर से थे, अगर हुआ तो पहले चैप्टर से कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद दूसरे चैप्टर पे मूव ऑन करेंगे जहाँ पे हम देखेंगे सिटीजनशिप और जो यूनियन ऑफ इंडिया है उसके बारे में। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, बाय।